हेलो एवरीवन। तो एग्जाम की तैयारी फुल स्विंग में है ना? चलिए आज क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर उठाते हैं जो न सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देगा। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट और इसकी कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ये चैप्टर सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, लाइफ और पीस के बारे में है। सच में ये लाइन अगर समझ गए तो समझो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। ओके, तो इस चैप्टर को ना हम एक इंटरव्यू के जरिए समझेंगे। एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू जिन्होंने दुनिया पर एक गहरा असर छोड़ा। उनका नाम है वंगारी माथाई। तो चलिए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। तो आखिर ये वंगारी माथाई हैं कौन? वो एक पावर हाउस थी, एक जबरदस्त एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जिन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शुरू किया था। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें लाखों करोड़ों पेड़ लगाए गए। और पता है, उन्होंने अफ्रीका में वुमेन्स राइट्स के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट, वो पहली अफ्रीकन महिला थीं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। इसलिए उनकी कही हर एक बात बहुत ध्यान से सुनने लायक है। तो चलिए अब सीधे कहानी के सेंटर में चलते हैं। वंगारी माथाई ने ना अपनी जर्नी की शुरुआत लोगों की सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी ज़रूरतों को समझने से की। उन्होंने ये सोचा कि आखिर प्रॉब्लम की जड़ क्या है। उन्होंने बस एक सिंपल सा सवाल किया, गांव में रहने वाले लोग आखिर मांग क्या रहे हैं, उनकी रोज की ज़रूरतें क्या हैं। देखिए, उनका पूरा काम ही लोगों को सुनने से शुरू हुआ। कितनी बड़ी बात है ना? और जवाब बहुत ही सिंपल था। लोगों को क्या चाहिए था? साफ पानी, खाने के लिए भोजन, जलाने के लिए लकड़ी यानी एनर्जी, घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल और अपने जानवरों के लिए चारा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सारी की सारी चीजें A to Z सीधे सीधे हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? अगर सब कुछ एनवायरनमेंट से मिलता है तो लोगों को ये मिल क्यों नहीं रहा था? प्रॉब्लम सिंपल थी। लोगों को ये चीजें इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि एनवायरनमेंट खराब हो चुका था, डिग्रेड हो चुका था। अब हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम एक चेन रिएक्शन की तरह कैसे काम करती है। जैसे एक डोमिनो गिरता है तो सारे गिर जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम दूसरी को, तीसरी को और फिर सबको ले डूबती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये पूरी चेन शुरू होती है डिफॉरेस्टेशन से, मतलब जब जंगल काटे जाते हैं। सोच के देखिए, जब पहाड़ों से पेड़ कट जाते हैं तो बारिश का पूरा पैटर्न ही गड़बड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, पानी के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो सूखने लगते हैं। और जब पानी ही नहीं होगा तो खेती कैसे होगी? बस इसका सीधा नतीजा ये निकलता है कि लोगों के पास खाने और पीने को कुछ नहीं बचता। सिंपल कॉज एंड इफेक्ट। तो इसका सल्यूशन क्या है? वंगारी माथाई ने बिल्कुल साफ कहा, सल्यूशन है एक ऐसी सरकार जो अपने लोगों की और अपने एनवायरनमेंट दोनों की परवाह करती है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चेन रिएक्शन को रोके, एनवायरनमेंट को बचाए ताकि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो सके। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, एक ऐसा कनेक्शन जो शायद आपने सोचा भी ना हो। एक खराब एनवायरनमेंट का झगड़े या लड़ाई से क्या लेना देना हो सकता है? आइए एनवायरनमेंट और पीस के इस लिंक को समझें। लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट के मेनली दो कारण होते हैं। पहला, जब एनवायरनमेंट इतना खराब हो जाता है कि वो लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाता, तो जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज बचे हैं ना, लोग उनके लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरा कारण है कंट्रोल। कुछ लोग सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं और बाकी लोगों को उनसे दूर रखना चाहते हैं। दोनों ही केसेस में नतीजा क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा और अशांति। और ये कोट इस पूरी बात को आसानी से समझा देता है। वंगारी माथाई ने कहा था, दुनिया में होने वाली ज्यादातर लड़ाइयां नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ही लड़ी जाती हैं। जरा सोचिए, पानी, तेल, जमीन, इतिहास में भी और आज भी बड़े बड़े युद्ध इन्हीं चीजों के लिए हुए हैं। ओके, अब ध्यान बिल्कुल यहाँ। ये सेक्शन एग्जाम के लिए है। अब हम डिस्कस करेंगे वो गोल्डन पॉइंट्स जिनको अपने आंसर में लिखना ही लिखना है अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। चलिए देखते हैं एक परफेक्ट आंसर कैसे बनाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स आपके आंसर की जान है। नंबर 1, एनवायरनमेंट हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है क्योंकि वो हमें पानी, खाना और एनर्जी जैसी बेसिक चीजें देता है। नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन एनवायरनमेंट खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। इससे लिंक करके नंबर 3, इससे पानी की कमी होती है और बारिश का पैटर्न बदल जाता है जो सीधा फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। अब आएगा क्लाइमैक्स, नंबर 4,
जब एनवायरनमेंट खराब होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट और वॉर होता है। और इसलिए नंबर 5, शांति बनाए रखने के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश लाइंस को अपने आंसर में जरूर यूज करना। तो इस पूरे चैप्टर का आखिरी निचोड़ क्या है? बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, एनवायरनमेंट और पीस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है तो पीस रहेगी, अगर एनवायरनमेंट खराब होगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस पूरे लेसन से हमें आखिरी सीख क्या मिलती है? सीख ये है कि एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ पेड़ पौधों को बचाना नहीं है, ये असल में इंसानियत को बचाना है, हमारी ज़रूरतों को बचाना है और इस दुनिया की शांति को बचाना है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर एनवायरनमेंट सेफ होगा तो लाइफ और पीस दोनों सेफ होंगे। क्या हम इस जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिए। अच्छा, जब हम शांति या पीस की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि कोई जंग या लड़ाई नहीं हो रही हो। लेकिन क्या बात बस इतनी है? आज हम समझेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी माथाई की एक बहुत ही गहरी बात कि पीस सिर्फ वॉर ना होने का नाम नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट से भी कनेक्टेड है। चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। तो सवाल यही है कि क्या पीस का मतलब बस इतना है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं हो रही? वंगारी माथाई के मुताबिक नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए शांति का सीधा सीधा लेना देना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से है। अब सवाल यह है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे रिसोर्सेज यानी संसाधन और पीस के बीच क्या रिश्ता है। असल में हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, यही तय कर देता है कि समाज में शांति होगी या फिर संघर्ष। देखिए होता क्या है, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। जब रिसोर्सेज, मान लीजिए जमीन या पानी, सबको बराबर नहीं मिलते तो लोगों में एक अनहैप्पीनेस, एक असंतोष पैदा होता है। और जब ये अनहैप्पीनेस, ये गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष का रूप ले लेता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? असली शांति के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहला, रिसोर्सेज का अच्छा मैनेजमेंट, और दूसरा उनका समान वितरण यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वो समाज में हर किसी तक फेयर तरीके से पहुंचे। अब इस पूरे आइडिया को समझाने के लिए वंगारी माथाई एक बहुत पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल करती हैं, एक अफ्रीकन 3 पैरों वाला स्टूल। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा। ये मॉडल बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि किसी भी देश का विकास, उसकी तरक्की कैसे होती है। सोचिए एक स्टूल है जिसके 3 पैर हैं। पहला पैर है पीस यानी शांति, दूसरा पैर है गुड गवर्नेंस यानी अच्छा शासन, और तीसरा पैर है रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट। जब ये तीनों पैर मजबूत होते हैं, सिर्फ तभी उस स्टूल पर कुछ टिक सकता है, और वो है डेवलपमेंट। अगर एक भी पैर कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। अब ये दूसरा पैर, गुड गवर्नेंस या सुशासन, आखिर है क्या? इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, मतलब डेमोक्रेटिक स्पेस हो, जहां हर इंसान और उसके ह्यूमन राइट्स की इज्जत हो, लोगों को डिग्निटी मिले। इसके बिना रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आप देखते हैं कि होता क्या है जब ये सिस्टम बैलेंस्ड नहीं होता, जब स्टूल का कोई एक पैर या तो कमजोर हो या फिर हो ही ना। सोच कर देखिए, अगर उस स्टूल को बिना तीनों पैरों के बैलेंस करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? वो तो गिर जाएगा। शांति की जगह कन्फ्लिक्ट होगा, गुड गवर्नेंस की जगह ऑपरेशन होगा, और रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। नतीजा, डेवलपमेंट तो कभी नहीं होगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि हमारे समाज की असली प्रॉब्लम है क्या? वंगारी माथाई कहती हैं कि प्रॉब्लम ये है कि हमने रिसोर्सेज को बराबर बांटा ही नहीं है। जो लोग पावर में हैं वो बहुत ज्यादा ले लेते हैं, और इसका नुकसान ज्यादातर लोगों को उठाना पड़ता है। और ये जो बंटवारा है वो कुछ ऐसा दिखता है, एक छोटा सा पावरफुल ग्रुप रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है, जबकि ज्यादातर आबादी को बहुत कम मिलता है, और इसी वजह से गरीब लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अब आते हैं स्टूल के तीसरे पैर पर यानी एनवायरनमेंट पर। चलिए वंगारी माथाई के शब्दों में समझते हैं कि समय के साथ हमारा पर्यावरण कैसे बदला है। वंगारी माथाई बताती हैं कि जब वो छोटी थीं तो आसपास का माहौल बहुत हरा भरा और हेल्दी था, लेकिन फिर ब्रिटिश राज में कमर्शियल पेड़ों के प्लांटेशंस लगाने के लिए हमारे अपने जंगलों को काटा जाने लगा, और आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी।
चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जो एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी है। यहाँ कुछ कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आंसर्स को बहुत अच्छा बना देंगे। अपने आंसर्स लिखते समय इन इंग्लिश टर्म्स का इस्तेमाल जरूर करें। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक स्पेस। ये शब्द आपके आंसर को बहुत इंप्रेसिव बना देंगे और अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज अपनी ज़रूरतें इस तरह पूरी करें कि आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज की कमी ना हो जाए। तो आखिर में हमें क्या याद रखना है? असली शांति सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक एक्शन है। और इसका निचोड़ ये है, जब एनवायरनमेंट सेफ होगा, रिसोर्सेज सबको बराबर मिलेंगे और गवर्नेंस अच्छी होगी, सिर्फ तभी रियल पीस यानी असली शांति मुमकिन है। यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे है। सवाल ये है कि क्या तेजी से बढ़ने वाले पेड़ भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इसको आगे समझते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द हिडन कॉस्ट ऑफ स्पीड। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे एक अच्छा दिखने वाला आइडिया असल में गलत हो गया। तो आइडिया ये था कि पाइन और यूकलिप्टस जैसे फॉरेन ट्रीज लगाए जाएं। अब ये पेड़ ना बहुत जल्दी बढ़ते हैं और कमर्शियल टिम्बर यानी लकड़ी के बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ऑन पेपर तो प्लान सुपर हिट था, लेकिन इस स्पीड की एक भारी कीमत थी। देखिए, एक तरफ थे ये विदेशी पेड़ जो तेजी से तो बढ़े, लेकिन उन्होंने लोकल प्लांट्स और एनिमल्स यानी हमारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ थे हमारे देसी पेड़। भले ही वो धीरे धीरे बढ़ते थे, लेकिन वो पूरे लोकल लाइफ को सपोर्ट करते थे और इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाए रखते थे। ये एक एग्जाम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसका सीधा सा मतलब है लोकल फ्लोरा और फौना का खत्म हो जाना। और जब ऐसा होता है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर और देखते हैं कि इस बायोडाइवर्सिटी लॉस का पानी पर क्या और कैसा असर हुआ। वंगारी माथाई ने कहा कि जंगल वाटर टावर्स की तरह होते हैं। सोचो, जैसे हमारे घरों में पानी की टंकी होती है ना, जो पानी को स्टोर करती है, जंगल बिल्कुल वही काम करते हैं। तो हुआ क्या? इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप 1, नेटिव जंगल काट दिए गए, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। स्टेप 2, इससे मिट्टी की पानी सोखने की ताकत ही खत्म हो गई। स्टेप 3, अब जब बारिश होती तो सारा पानी बेकार बहकर नदियों और समुंदर में चला जाता। और सबसे जरूरी स्टेप 4, जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाया। इसका नतीजा, बारिश का पैटर्न बदल गया और नदियां सूखने लगीं। सिंपल शब्दों में, जंगल काटने से पानी का पूरा सिस्टम ही टूट गया। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वाटर साइकिल डिसरप्शन। इसका मतलब है डिफॉरेस्टेशन की वजह से पानी के नेचुरल साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना। इसे एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं कि इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ने लोगों की लाइफ को, स्पेशली औरतों की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया। तो साल था 1975। मेक्सिको में यूनाइटेड नेशंस की पहली वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां पर बहुत सारी औरतों ने अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाई। उन्हें खाना चाहिए था, साफ पीने का पानी चाहिए था और अपने जानवरों के लिए चारा। सोचने वाली बात यह है कि ये वही चीज़ें थीं जो पहले आराम से मिल जाती थीं। ये सुनकर वंगारी माथाई ने सोचा, ऐसा क्या हो गया? जब मैं बच्ची थी तब तो ये सब चीज़ें मौजूद थी। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल चुका था और लोगों की बेसिक नीड्स अब खतरे में थीं। इस प्रॉब्लम को देखकर एक सोल्यूशन सामने आया। चलिए देखते हैं कि यह सोल्यूशन कैसे डेवलप हुआ। यहाँ से शुरू हुई एक कैंपेन, जंगल और जमीन को उनका पहला रूप वापस देने की कोशिश, और इसी को हम ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। जब उन्होंने औरतों को पेड़ लगाने को कहा तो उन्हें ये करना आता ही नहीं था, और जो प्रोफेशनल्स थे उनके तरीके इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे कि आम लोगों के समझ से बाहर थे। इसलिए वंगारी माथाई ने डिसाइड किया कि वो औरतों को सिंपल, कॉमन सेंस तरीकों से पेड़ लगाना सिखाएंगी। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के लिए जल्दी से समराइज करते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हैं आपके की एग्जाम पॉइंट्स। पहला, डिफॉरेस्टेशन से पानी की कमी होती है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। तीसरा,
पेड़ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं, और चौथा, हमारी ज़रूरतें एनवायरनमेंट की हेल्थ से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। और इन कीवर्ड्स को ज़रूर याद रखिएगा: बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन, डिफॉरेस्टेशन, और इसका सॉल्यूशन एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, अगर जंगल नहीं तो पानी नहीं, और अगर पानी नहीं तो लाइफ भी नहीं। ज़रा सोचिए, क्या किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए हमेशा एक फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत होती है? वंगारे मथाई की कहानी ना इसी बड़े सवाल का जवाब देती है। ये हमें दिखाती है कि असल में बदलाव लाने के लिए जज्बा और समझ ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ कागज़ की एक डिग्री। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ वंगारी मथाई के एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से। तो वांगारी मथाई ने न एक बड़ी दिलचस्प बात नोटिस की। गांव की महिलाएं जो किसान थी, वो तो रोज ही खेती करती थी, रोज बीज बोती थी। तो उन्होंने बस एक सरल सी बात समझाई, अरे पेड़ की बीज भी तो किसी दूसरे आम बीज की तरह ही तो होते हैं। उस समय तक आप जानते हैं, लोग मानते थे कि पेड़ उगाना कोई बहुत बड़ा काम है, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। पर वांगारी ने इस पूरी सोच को ही बदल दिया। उन्होंने महिलाओं को पेड़ लगाने का एक बहुत ही आसान और कह सकते हैं कि बिना खर्चे वाला तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, भाई आसपास से बीज इकट्ठा करो, पुराने टूटे फूटे बर्तनों में लगा दो। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे प्लास्टिक बैग में रख लो, और जब वो और थोड़ा मजबूत हो जाए तो बस उसे अपने खेतों में लगा दो। कितना सिंपल तरीका था, है ना? चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सिंपल सी ट्रेनिंग का उन महिलाओं पर क्या असर हुआ। इसने उन्हें सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं सिखाया, बल्कि एक नई पहचान दे दी। देखिए, कोई भी नया काम हो, शुरुआत में मुश्किलें तो आती ही हैं। इन महिलाओं को भी आई। उन्हें खुद पर शक था कि क्या वो ये काम कर भी पाएंगी या नहीं। लेकिन फिर हुआ असली कमाल। जैसे जैसे उनके लगाए बीज से पौधे निकलने लगे और वो पौधे बड़े होने लगे, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। देखते ही देखते वे अपने काम में इतनी माहिर हो गई कि वो खुद एक एक्सपर्ट बन गई। और यहीं पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वंगारी मथाई ने इन महिलाओं को एक नाम दिया, फॉरेस्टर्स विदाउट डिप्लोमाज। ये टर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका सीधा सा मतलब है वो लोग जिनके पास कोई फॉर्मल डिग्री तो नहीं थी, लेकिन पेड़ पौधों का प्रैक्टिकल ज्ञान और अनुभव वो किसी विशेषज्ञ से कम नहीं था। ये एक तरह से उनके लिए सम्मान की बात थी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, ये इतना ज़बरदस्त कामयाब हुआ कैसे? चलिए इसके पीछे का सीक्रेट समझते हैं। पता है, जब वांगारी मथाई से एक इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया था, तो उनका जवाब बहुत ही सीधा और पावरफुल था। इस प्रोजेक्ट की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि यह सीधे तौर पर वहां के लोगों की असली समस्याओं को सुलझा रहा था। उन महिलाओं को खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी चाहिए थी, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, जो उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। और सॉल्यूशन भी बहुत प्रैक्टिकल था। देखिए, जो ट्रॉपिकल इलाके होते हैं ना, वहाँ पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मतलब सिर्फ 5 से 10 सालों के अंदर ही लगाए गए पेड़ उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तैयार हो जाते थे। ये कोई बहुत लंबा इंतज़ार नहीं था, बल्कि एक ठोस और जल्दी मिलने वाला रिजल्ट था। लेकिन कहानी सिर्फ पेड़ लगाने पर ख़त्म नहीं होती। ये तो एक और भी बड़ी और महत्वपूर्ण सीख की तरफ ले गई। जब महिलाओं ने पेड़ लगाना सीख लिया, तो वंगारी मथाई ने उन्हें एम्पावरमेंट का अगला लेसन सिखाया, सिविक एजुकेशन यानी नागरिक शिक्षा। उन्होंने महिलाओं को ये समझने में मदद की कि भाई सरकार कैसे काम करती है, हमारे एनवायरनमेंट को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी, इसकी रक्षा करना असल में किसकी जिम्मेदारी है। ये पेड़ लगाने से आगे बढ़कर अपने हक और अपनी जिम्मेदारियों को समझने का एक सफ़र था। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ज़रूरी सबक पर, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना। पहला, सिंपल सॉल्यूशन से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन बदलाव की एक शक्तिशाली ताकत है। तीसरा, लोगों की भागीदारी या पीपल्स पार्टिसिपेशन सफलता के लिए ज़रूरी है। चौथा, एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी करता है। और सबसे ज़रूरी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आत्म जिम्मेदारी। ये वो कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप अपने जवाबों में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आखिर में वंगारी मथाई का ये शक्तिशाली मैसेज,
उन्होंने साफ साफ कहा कि अपने पर्यावरण को बचाना और सुधारना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये उन लोगों की अपनी जमीन है, इसलिए ये उनकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। तो अब एक सवाल आप सबके लिए। वंगारी माथाई की इस कहानी से प्रेरणा लेकर सोचिए कि ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो कोई भी आज अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए उठा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। एक छोटा सा ट्री, सोचो, एक मामूली सा पेड़ कैसे किसी की पूरी लाइफ, पूरी सोसाइटी, यहां तक कि पूरे देश को बदल सकता है। आइए वंगारी माथाई की इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है ना कि आखिर कैसे एक पेड़ से इतना कुछ बदल गया। आज हम वंगारी माथाई के इस बेहतरीन काम को ही एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ एक पेड़ से शुरुआत करके इतना बड़ा, इतना गहरा बदलाव लाया। ये कहानी सच में उम्मीद की है, हिम्मत की है और हाँ, नेचर की असली ताकत की है। तो ये जो बदलाव था ना, ये एक लहर की तरह था और इसकी जो सबसे पहली और शायद सबसे पावरफुल रिपल थी, वो आई केन्या की आम औरतों की जिंदगी में। वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। इस बदलाव को समझने के लिए पहले की सिचुएशन सोचिए। ऐसी औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं थीं, जो हमेशा हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थीं, जिनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं था। और फिर इसके बाद देखिए, वही औरतें अब कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर। अब उनकी अपनी इनकम है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो उनकी पूरी पहचान को बदलने जैसा था। एक रेवोल्यूशन था उनके अंदर। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? प्रोसेस सुनने में बहुत ही सिंपल लगेगा। स्टेप 1, उन्होंने पेड़ लगाए, बस। फिर उन पेड़ों से उन्हें जलाने के लिए लकड़ी यानी फायरवुड मिलने लगी, एनर्जी की जरूरत पूरी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उन पेड़ों से इनकम भी जनरेट करना शुरू कर दिया। और जब हाथ में अपने पैसे आए, तब उन्हें मिला वो जो सबसे कीमती था, गर्व और सम्मान, प्राइड एंड डिग्निटी। और इस बात को वंगारी माथाई ने कितने खूबसूरत शब्दों में कहा है। वो कहती हैं कि वो जो एहसास था ना कि अब वो भीख नहीं मांग रही हैं, बल्कि अपने लिए अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर रही हैं, वो एहसास वेरी एम्पावरिंग था। यही असली शक्ति थी, यही एम्पावरमेंट था। सच में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहली लहर ने इंसानों को बदला, लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकी। इसकी दूसरी लहर ने जमीन को ही एक नई जिंदगी दे दी, हमारे एनवायरनमेंट में एक जादू सा कर दिया। जरा इमेजिन कीजिए ये बदलाव। वो जमीन जो पहले बंजर थी, सिर्फ धूल उड़ती थी, अब वहां हरे भरे जंगल लहरा रहे थे। जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब चिड़ियों की, खरगोश जैसे छोटे छोटे जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जो झरने सूख चुके थे, उनमें पानी वापस आ गया था। तो इससे साफ पता चलता है ना कि ये सिर्फ कुछ पेड़ लगाने जैसा नहीं था। ये तो उस पूरी जमीन को, उस पूरे लैंडस्केप को एक नई सांस देने जैसा था। पानी अब बहकर बर्बाद नहीं हो रहा था, बल्कि जमीन के अंदर जा रहा था। और इस एक चीज ने पूरा का पूरा नजारा ही बदल कर रख दिया। अच्छा, तो सोचिए, लोग बदल गए, उनमें हिम्मत आ गई, जमीन बदल गई, उसमें जिंदगी आ गई। तो फिर समाज कैसे पीछे रहता? बिल्कुल। अब आई तीसरी लहर, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की। एक ऐसा बदलाव जहां लोग अपने अधिकारों के लिए जाग उठे। लोग अब चुप नहीं थे, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने डिमांड की कि उन्हें एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए। वो अपने जंगलों को बचाने के लिए एकजुट हो गए। और यही नहीं, वो उन करप्ट नेताओं के खिलाफ भी खड़े हो गए जो उनकी जमीन हड़प रहे थे। ये एक जागरूक समाज की पहचान थी जो अब डरना नहीं जानती थी। और ये जो आवाज उठी थी ना, ये सिर्फ केन्या तक ही महदूद नहीं रही। इसकी गूंज पूरे अफ्रीका में सुनाई दी। और वहां पेड़ लगाने का ये मामूली सा काम शांति लाने के एक बहुत बड़े मिशन से जुड़ गया। अब यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लाइफ के लिए भी। इसे ध्यान से समझिए। प्रॉब्लम क्या है? जब जमीन खराब होती है तो पानी, खाना, इन सब चीजों की कमी हो जाती है। और जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो लोग उसके लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, युद्ध होते हैं। सोल्यूशन सिंपल है। जब हम जमीन को ठीक करते हैं, उसे रिस्टोर करते हैं, तो रिसोर्सेज बढ़ते हैं। और तब लोग झगड़े के बजाय बातचीत से यानी डायलॉग से मसले सुलझाते हैं। बस यही है एनवायरनमेंट और पीस के बीच का सीधा लिंक। और इसी लिंक की वजह से वंगारी माथाई ने सोमालिया और सूडान जैसे देशों में एक नई उम्मीद देखी।
एक ऐसी उम्मीद जहां अफ्रीकन लीडर्स अब एक दूसरे को लड़ने के लिए नहीं बल्कि बातचीत करने के लिए, डायलॉग के लिए एनकरेज कर रहे हैं। सोच के देखिए ये कितनी बड़ी जीत है। तो हमने इतनी सारी लहरों की बात की, इतने सारे बदलावों की। इन सबके सेंटर में क्या है? इन सबके दिल में क्या है? सिर्फ एक चीज, एक पेड़। वही एक पेड़ जो उम्मीद का सबसे बड़ा सिंबल है। वंगारी माथाई के लिए एक पेड़ मतलब वो सिर्फ एक पेड़ है ही नहीं, ये एनवायरनमेंट का, प्रकृति का सबसे सुंदर प्रतीक है। उनका कहना है कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो असल में हम उम्मीद लगाते हैं। हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए एक बेहतर कल का बीज बोते हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्स के लिए जो की पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी महिलाओं का सशक्तिकरण। नंबर 2, एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन यानी एनवायरमेंट को फिर से ठीक करना। नंबर 3, द लिंक बिटवीन एनवायरमेंट एंड पीस जो हमने अभी समझा। और चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सिंपल सा मतलब है ऐसा विकास करो जो आज की ज़रूरतों को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचाए रखे। मतलब सबका साथ हमेशा का विकास। और ये बात कितनी गहरी है सोचिए। जब हम एक पेड़ लगाते हैं ना, तो हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमारे जाने के बहुत बहुत बाद तक इस धरती पर रहेगा। एक जिंदा विरासत जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को फायदा देगी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका सबसे ज़रूरी, सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब हम एक ट्री लगाते हैं तब हम सिर्फ एक ट्री नहीं लगा रहे होते, हम अपना फ्यूचर लगाते हैं।